90 लाख वोटर्स, मतलब ये तो किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है ना। बिल्कुल। और सोचिए अगर चुनाव से ठीक पहले इतने सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटने का विवाद खड़ा हो जाए तो क्या होगा? वही तो क्या 15 साल से सत्ता में बैठी टीएमसी सच में हार रही है, या फिर ये महज एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है? आज इस डीप डाइव में हम 2026 के बंगाल चुनावों की जमीनी हकीकत को डीकोड कर रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, इन स्रोतों में कई राजनीतिक दावे हैं। हम यहाँ किसी भी पक्ष का मतलब समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ निष्पक्ष रूप से इस डेटा को समझना है। सही बात है। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो की बात करते हैं। 2011 से टीएमसी सत्ता में है। 15 साल का जो ये लंबा समय है ना, ये किसी भी सरकार के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह काम करता है। मैं ऐसे ही सोच रही थी, जैसे अगर कोई सुपरहिट फिल्म थिएटर में 15 साल तक लगातार चलती रहे तो दर्शक आखिर में उब ही जाते हैं ना। उन्हें कुछ नई कहानी चाहिए होती है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। इसे ही हम वोटर फटीग या एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और स्रोतों के मुताबिक विपक्षी दल यानी बीजेपी सिर्फ इस फटीग के सहारे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। मतलब वो काफी आक्रामक प्रचार कर रहे हैं, राइट? हाँ, बहुत ज्यादा। उनकी रणनीति अब सिर्फ बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं है। वो अब बूथ स्तर पर माइक्रो टारगेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो उनका मुख्य फोकस किन लोगों पर है? देखिए, वो खास तौर पर महिलाओं, युवाओं और किसानों को मुफ्त योजनाओं और रोजगार के वादों के साथ टारगेट कर रहे हैं। इसका असर खासकर शहरी क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों और मतुआ समुदाय के इलाकों में साफ दिख रहा है। पर यहाँ मेरा एक सवाल है, जो हमने शुरू में 90 लाख वोटर्स की लिस्ट में गड़बड़ी का जिक्र किया था। हाँ, बताइए। एक प्रशासनिक खामी से इतना बड़ा चुनाव पलट सकता है? ये सिर्फ एक प्रशासनिक खामी नहीं है। तो क्या है? क्योंकि मुझे लगता है लोगों को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों से ज्यादा नाराज होना चाहिए। वो मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जब 90 लाख लोगों के सामने अचानक से अपना वोटिंग अधिकार खोने का डर आता है ना, तो ये एक सिस्टमैटिक पैनिक पैदा करता है। मतलब पूरी व्यवस्था के प्रति खौफ। तो विपक्ष इस डर का फायदा उठा रहा है? बिल्कुल। विपक्ष इस पैनिक का इस्तेमाल ये नैरेटिव बनाने के लिए कर रहा है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया वोटर सप्रेशन है। अच्छा, मतलब जानबूझकर वोट रोकने की कोशिश। हाँ, और जब ये डर बेरोजगारी और हालिया राजनीतिक हिंसा की खबरों के साथ जुड़ता है, तो लोगों की दबी हुई नाराजगी अचानक सड़कों पर आ जाती है। राइट। पोलिंग बूथ पर जो झड़पें होती हैं वो इसी का नतीजा है। एकदम सही। ये लिस्ट वाला मुद्दा विपक्ष के लिए जमीनी स्तर पर लोगों को भड़काने या कहें तो लामबंद करने का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन गया है। इतने बड़े पैमाने पर विवाद और सत्ता विरोधी लहर, तो क्या ये सारा गुस्सा एग्जिट पोल्स के नंबरों में भी दिख रहा है? देखिए, कुछ एग्जिट पोल्स टीएमसी को काफी कमजोर दिखा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है ना। हाँ, और नंबरों का ये जो खेल है ना, ये दरअसल मनोवैज्ञानिक युद्ध का ही एक हिस्सा होता है। रिपोर्ट्स को अगर हम गहराई से देखें तो पता चलता है कि ये कोई एक तरफा चुनाव बिल्कुल नहीं है। तो मतलब कांटे की टक्कर है? हाँ, ये पूरी तरह से 50-50 की लड़ाई है। असली नतीजे 3 अहम चीजों पर टिके हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहला, ग्रामीण बनाम शहरी वोटर का झुकाव। दूसरा, अल्पसंख्यक वोटों का एकमुश्त ध्रुवीकरण। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, आखिरी चरण के मतदान में वोटर टर्नआउट। यानी जो पार्टी आखिरी चरण के इस तनावपूर्ण माहौल में अपने साइलेंट वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक ला पाएगी, जीत उसी की होगी। बिल्कुल सही कहा। चुनाव के दिन की माइक्रो रणनीतियां ही ये तय करेंगी ये 15 साल पुराना किला बचेगा या ढह जाएगा। मतलब ये मुकाबला पूरी तरह से अनिश्चित है। खैर, नतीजे जो भी हों, एक बात तो तय है, अगर 15 साल के लंबे शासन के बाद सच में सत्ता परिवर्तन होता भी है तो क्या होगा? क्या होगा मतलब? मेरा मतलब है, नई सरकार के लिए शायद चुनाव जीतना सबसे आसान काम होगा, लेकिन 1.5 दशक में जो नौकरशाही और पूरा सिस्टम जड़े जमा चुका है, उसे रातों रात बदलना तो असंभव है ना। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, असली राजनीतिक युद्ध और व्यवस्था को बदलने का संघर्ष तो शायद चुनाव के नतीजों के बाद ही शुरू होगा। सोचने वाली बात है कि क्या इसके लिए वाकई कोई तैयार है। इस डीप डाइव में आज इतना ही।